हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में आरबीएसई बोर्ड की 12th क्लास के एग्रीकल्चर बायोलॉजी या कृषि जीव विज्ञान सब्जेक्ट के लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट है पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कि पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। तो जैसे अपने एग्रीकल्चर में पढ़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं या कई सारी शाखाएँ होती हैं, उनमें से एक शाखा है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन में अपने पढ़ेंगे कि अपने फसलों की नई किस्में कैसे विकसित करते हैं, नई किस्मों को विकसित करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अपने लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले है पादप प्रजनन की परिभाषा कि फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। मतलब पादप प्रजनन के अंतर्गत जो अपने फसलों की नई किस्में तैयार करेंगे वो सभी किस्में मानव के लिए उपयोगी होनी चाहिए। मान लो पहले कोई ये कपास की एक किस्म है, मान लो इस किस्म का नाम है ए। इस किस्म के अंदर कई सारी बीमारियां लगती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म तैयार कर दी जिसका नाम है बी। इस किस्म के अंदर ये सभी बीमारियां नहीं लगती, तो इससे क्या होगा, किसानों को फ़ायदा हो जाएगा। तो यही अपनी इसकी परिभाषा थी कि फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, पादप प्रजनन। कि जो अपने नई किस्में तैयार करेंगे उनका उत्पादन ज़्यादा हो, उनमें बीमारियां कम लगे, वो सभी रूपों से क्या हों, सक्षम हों, जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो इसी को ही अपने क्या कहते हैं, पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग। तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य या इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहला है अधिक उपज या हायर यील्ड। मतलब जो अपने नई किस्म तैयार करेंगे उस किस्म का उत्पादन पहले वाली किस्म की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, अधिक उपज या हायर यील्ड। सेकंड इसका उद्देश्य है कि उत्पाद के गुणों में सुधार करना। मतलब कि उस फसल से अपने को कौन सा उत्पाद मिल रहा है, उस उत्पाद की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मान लो सरसों है, सरसों से अपने को क्या प्राप्त होता है, तेल। तो अपने सरसों की एक ऐसी वैरायटी तैयार करेंगे कि अपने को सरसों के बीजों से ज़्यादा मात्रा में तेल प्राप्त हो सके। कि उत्पाद के गुणों में सुधार करना। तो ये इसके स्टार्टिंग वाले दो उद्देश्य हो गए। पहला क्या था कि अधिक उपज हो, एंड सेकंड क्या था कि उपज के साथ साथ जो उत्पाद होगा उसके गुणों में सुधार करना। थर्ड उद्देश्य है कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। मतलब ऐसी किस्में विकसित करना जिसमें बीमारियां और कीटों का प्रकोप कम हो। जैसे अपने को कपास की एक वैरायटी पता है, बीटी कॉटन, जो काफ़ी फेमस है। इस बीटी कॉटन में क्या होता है कि एक स्पेशल जो कीट है, पिंक बॉलवर्म है, उसका प्रकोप कम होता है, और जो देसी कॉटन होती है उसके अंदर जो कीट हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो बीटी कॉटन होती है उसमें जो कीट हैं वो कम नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी किस्में विकसित करना जिसमें कीट व रोग प्रतिरोधी क्षमता हो। फोर्थ इसका उद्देश्य है अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास करना। अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास मतलब ऐसी किस्मों का विकास करना जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अधिक उत्पादन दें। प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में, इन सभी परिस्थितियों का वो अच्छी तरह से सामना कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को उत्पादन मिल सके। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है शीघ्र पकना। कि जो किस्में होंगी, किसी भी फसल की जो किस्म है वो जल्दी पककर तैयार हो जाए, जिससे किसान को उसकी देखभाल कम करनी पड़े, उसका खर्चा कम होगा और जिससे किसान को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है समकाल पकना। समकाल पकना का मतलब है कि मान लो अपने 10 बीघा के अंदर कोई फसल बोई है, वो सारी की सारी फसल एक बार में ही पककर तैयार हो जाए, जिससे उसकी कटाई करना आसान हो जाए। ऐसा ना हो कि 1 बीघा पहले पक गई, बाकी बाद में पक रही है। ये सारी की सारी फसल एक बार में ही पककर तैयार हो जाए, जिससे उसकी जो कटाई है वो आसान हो जाए। नेक्स्ट उद्देश्य है प्रसुप्ति या डोर्मिनेंसी। मतलब ऐसी किस्में तैयार करना जिसके बीजों में डोर्मिनेंसी या प्रसुप्ति अवस्था पाई जाए। कई बार कुछ फसलों में अपने ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें जो डोर्मिनेंसी या प्रसुप्ति अवस्था होती है वो बहुत ही कम होती है। तो फसलों की ऐसी किस्में विकसित करना जिनमें प्रसुप्ति अवस्था उचित समय के लिए हो। नेक्स्ट है सूखा व लवण रोधिता किस्में विकसित करना। ऐसी किस्में विकसित करना जो सूखे को सहन कर सके, मतलब कम पानी के अंदर जब बारिश ना हो तो उस कंडीशन को भी सहन कर सके। और लवण रोधिता मतलब वो लवणीय जल या लवणीय मृदा में भी सरवाइव कर सके और अच्छा उत्पादन उससे अपने को मिल सके। नेक्स्ट उद्देश्य है विषालु पदार्थों से मुक्ति।
कुछ फसलों के अंदर विषालु पदार्थ उपस्थित होते हैं, जैसे सरसों है, सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। ये इरूसिक अम्ल मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो अपने को ऐसी फसलें या ऐसी किस्में तैयार करनी है जिसमें मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानिकारक पदार्थ ना हो। और लास्ट इसका उद्देश्य है अविसरण। अविसरण का मतलब है कि जैसे कुछ फसलें होती हैं, जैसे मूंग है, सरसों है, जब अपने इनकी कटाई करते हैं तो कटाई के समय इनकी जो फलियां हैं, फलियां नीचे गिर जाती हैं और उन फलियों से जो सीड्स हैं या दाने हैं वो अलग हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। तो ऐसी फसलों की कुछ ऐसी किस्में तैयार करना है जिसमें अविसरण कम हो, मतलब उनकी फलियां ना जड़ें या फलियों से जो दाने हैं वो अलग ना हो। तो जब फलियां ना जड़ेंगी या उन फलियों से दाने बाहर नहीं निकलेंगे कटाई के समय, तो जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो ये पादप प्रजनन के कुछ उद्देश्य थे। नेक्स्ट मेन हेडिंग आती है पादप प्रजनन की क्रियाएं या एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग। मतलब पादप प्रजनन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं। तो सबसे पहली है विविधता का उत्पादन या क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। तो विविधता का उत्पादन का क्या मतलब है कि अपने पास मान लो कोई भी एक फसल है, मान लो अपने पास कॉटन या कपास की एक फसल है, तो अपने पास कॉटन से रिलेटेड कई सारी अपने पास वैरायटियां होनी चाहिए, जिससे अपने पास क्या हो, ऑप्शन हो कि अपने किस वैरायटी को बोना है। तो इसे ही अपने क्या कहते हैं, विविधता का उत्पादन, कि अपने पास कई सारी विविधताएं होनी चाहिए या कई सारे अपने पास ऑप्शन होने चाहिए कि अपने को कौन सी फसल की बुआई करनी है। तो विविधता के उत्पादन में अपने ये पढ़ेंगे कि अपने नई नई किस्मों का विकास अपने किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। तो ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन क्या होता है कि जो जंगली प्रजातियां हैं, जो फसलों की जंगली प्रजातियां हैं, उनको मनुष्य के द्वारा खेती करने के लिए बोया जाता है। मान लो मनुष्य के पास स्टार्टिंग में एक ही किस्म है, किसी भी फसल की एक ही किस्म है, उसके पास दूसरा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो मनुष्य के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो किसी फसल की जंगली प्रजाति है, मान लो उसके पास कॉटन की एक ही वैरायटी थी, तो वो क्या करेगा कि जो कॉटन की जो जंगली प्रजाति है या जंगली किस्म है, उस जंगली किस्म की वो बुआई करना शुरू कर देगा। तो उसके पास कितनी वैरायटियां हो जाएंगी, अब उसके पास 2 वैरायटियां हो जाएंगी। मतलब अब उसके पास ऑप्शन हो जाएगा कि उसने इस किस्म की बुआई करनी है या इस किस्म की बुआई करनी है। तो मनुष्य के द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को अपने क्या कहते हैं, ग्राम्यन कहते हैं या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। सेकंड है जनन द्रव्य संग्रह या जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जनन द्रव्य क्या होता है। तो कोई भी एक फसल है, उस फसल से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो जंगल में पाई जाती हैं, चाहे उसे मनुष्य के द्वारा बोया जाता है, उन सभी प्रजातियों में जो अनुवांशिक द्रव्य होता है, उस अनुवांशिक द्रव्य को अपने क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं। मतलब कोई भी एक फसल और उस फसल से संबंधित उसकी प्रजातियां और उन सभी में पाए जाने वाले अनुवांशिक द्रव्य को ही अपने क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं। और उस जनन द्रव्य को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह। तो जनन द्रव्य संग्रह का अपने को क्या फ़ायदा होगा कि जैसे मान लो अपने पास कोई एक किस्म थी, ये किस्म अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसका अपने पास जनन द्रव्य या अनुवांशिक द्रव्य अपने पास है, तो अपने 50 साल बाद भी इस किस्म को अपने बो सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या है, इस किस्म का जनन द्रव्य या अनुवांशिक पदार्थ है। और उसी अनुवांशिक पदार्थ की सहायता से या जनन द्रव्य की सहायता से अपने उस किस्म को कभी भी दोबारा उगा सकते हैं। थर्ड है पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो पादप पुनर्स्थापन में क्या होता है कि किसी भी फसल को या किसी भी फसल की किस्म को उस स्थान पर लाकर बोना है जहाँ पर वो पहले नहीं बोई जाती या जहाँ पर पहले वो उपस्थित नहीं थी। मान लो अपने राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में कपास की कोई एक किस्म है, सिर्फ यही बोई जाती है। और जो पंजाब है, पंजाब के अंदर कपास की कोई किस्म है बी, ये बोई जाती है। तो अपने क्या करेंगे, पंजाब से इस बी किस्म को लाएंगे और राजस्थान में उगाना शुरू कर देंगे। तो इसे ही अपने क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन। मतलब ऐसी जगह पर किसी भी किस्म को या फसल को उगाना जहाँ पर वो पहले नहीं उगाई जाती थी। मतलब यहाँ पर अपने जो नई वैरायटी ला रहे हैं वो अपने दूसरे स्टेट से ला सकते हैं या दूसरी कंट्री से ला सकते हैं। नेक्स्ट है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या होता है कि मान लो अपने पास 2 किस्में हैं, ये मान लो 2 किस्में हैं, एक किस्म है अपने पास ए और एक किस्म है अपने पास बी। इन दोनों किस्मों के बीच में अपने क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। और जो अपने पास एक नई किस्म आएगी ए बी,
वो एक नई प्रकार की किस्म हो जाएगी। तो इस प्रकार अपने पास पहले 2 ही किस्में थी, तो जब संकरण करवाएंगे तो अपने पास तीसरी किस्म भी आ जाएगी। तो इस प्रकार अपने विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो जैसे अपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि उत्परिवर्तन क्या होता है कि अपने बहुत सारी विकिरणों की सहायता से या केमिकल की सहायता से किसी भी फसल में उत्परिवर्तन करवा देंगे, जिसके कारण उसके लक्षणों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, जिससे अपने एक नई प्रकार की किस्म तैयार कर सकते हैं। तो उत्परिवर्तन के द्वारा, संकरण के द्वारा, पादप पुनर्स्थापन के द्वारा, ग्राम्यन के द्वारा, जनन द्रव्य संग्रह के द्वारा अपने नई किस्मों का विकास कर सकते हैं, मतलब विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। और लास्ट इसमें दिया हुआ है आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से अपने किसी भी फसल का डीएनए है वो डीएनए अपने चेंज कर सकते हैं। मान लो ये एक फसल है, इस फसल का ये एक डीएनए है, इस फसल के डीएनए में अपने कोई बाहरी जीन जोड़ सकते हैं। तो जब बाहरी जीन इसमें जोड़ेंगे तो जो फसल के जो लक्षण हैं वो लक्षण भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि लक्षणों को कंट्रोल कौन करते हैं, जीन। तो पहले इस फसल का लक्षण अलग था क्योंकि इस फसल में ये जीन नहीं था। तो जब इस फसल में अपने बाहरी कोई जीन जोड़ेंगे तो इस फसल के जो लक्षण हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब अपने पास एक नई किस्म आ जाएगी। तो इन सभी विधियों के द्वारा अपने विविधता का उत्पादन कर सकते हैं, मतलब अपने नई किस्में तैयार कर सकते हैं। तो ग्रामीण में क्या था कि जंगली प्रजातियों को मनुष्य के द्वारा खेती के लिए बोया जाता है। जनन द्रव्य संग्रह क्या था कि कोई भी एक फसल है, उस फसल से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में जो अनुवांशिक द्रव्य होता है, उस अनुवांशिक द्रव्य को अपने कहते हैं जनन द्रव्य। और उस जनन द्रव्य को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह। इकट्ठा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब भी आवश्यकता पड़े तो उस जनन द्रव्य की सहायता से उस फसल को अपने दोबारा उगा सकें। पादप पुनर्स्थापन क्या होता है कि किसी स्थान पर ऐसी किस्म को बोना जहां पर वो पहले नहीं बोई जाती। और संकरण क्या होता है कि 2 किस्मों में अपने या 2 अलग अलग प्रजातियों में अपने क्रॉस करवा के अपने एक नई किस्म तैयार कर सकते हैं। उत्परिवर्तन अपने विकिरणों की सहायता से या केमिकलों की सहायता से किसी भी फसल में उत्परिवर्तन उत्पन्न करके एक नई किस्म तैयार कर सकते हैं। और आनुवांशिक अभियांत्रिकी की विभिन्न तकनीकों के सहायता से अपने किसी भी फसल के जो जीनोम है या उसका जो डीएनए है, उसकी डीएनए की संरचना में अपने परिवर्तन कर सकते हैं। और जब डीएनए की संरचना में अपने परिवर्तन कर देंगे तो जो उसके लक्षण हैं, जो फसल के लक्षण हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, जिससे अपने को फसल की नई किस्म प्राप्त हो जाएगी। तो अपने पढ़ रहे थे पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाओं में जो दूसरी हेडिंग है वो है चयन या सिलेक्शन। तो चयन या सिलेक्शन क्या होता है कि मान लो अपने फील्ड के अंदर एक फसल बोई हुई है, मतलब उस फसल के अपने पास यहाँ पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। तो इन सभी पौधों में से उत्तम लक्षणों वाले पौधों को छांटना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। कि मान लो अपने खेत के अंदर कोई फसल बोई हुई है, मतलब अपने पास उस फसल के कई सारे प्लांट्स हैं, तो उन सभी प्लांट्स में से अपने जो अच्छे गुणों वाले पौधे हैं उन पौधों को अलग करना या उन पौधों को छांटना ही क्या कहलाता है, चयन कहलाता है या सिलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि मान लो अपने इन सभी पौधों में से इन 2 पौधों को छांटा है, बाद में अपने चेक करना है कि जो अपने पौधे छांटे हैं वो वाकई ही दूसरे पौधों से अच्छे हैं या नहीं हैं। तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। कि जो अपने पौधे चयन किए थे या जिन पौधों को अपने छांटा था, बाद में दोबारा अपने चेक करना है कि वो पौधे दूसरों के कंपैरिजन अच्छे हैं या नहीं हैं। तो इस विधि को अपने क्या कहते हैं, मूल्यांकन। नेक्स्ट आता है गुणन या मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें अपने क्या करते हैं, जो अपने पौधे छांटे थे वो पौधे यदि मूल्यांकन में सही हैं, मतलब दूसरे पौधों की तुलना में अच्छे हैं, तो उनका अपने क्या करेंगे, गुणन करेंगे या वितरण करेंगे। तो गुणन या वितरण अपने किस प्रकार करेंगे कि मान लो ये 2 पौधे थे, इन 2 पौधों से अपने क्या प्राप्त करेंगे, बीज प्राप्त करेंगे। इन 2 पौधों से अपने कई सारे बीज प्राप्त कर लेंगे, मतलब अपने पास पौधे तो 2 ही थे लेकिन उन 2 पौधों से अपने पास काफ़ी सारे बीज आ जाएंगे। इन बीजों को अपने नेक्स्ट ईयर बो देंगे और अपने इन बीजों से नए पौधे प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार अपने इनकी संख्या में वृद्धि कर लेंगे और संख्या में वृद्धि करने को ही अपने क्या कहते हैं, गुणन कहते हैं। और लास्ट में आता है वितरण। तो वितरण का मतलब होता है कि जब अपने पास अच्छी किस्म के जो पौधे थे उनका काफ़ी सारा बीज अपने पास इकट्ठा हो जाएगा, तो उस बीज को अपने किसानों में वितरित कर देंगे।
तो अपने पादप प्रजनन के अंदर जो प्रक्रियाएं पढ़ी हैं, सबसे पहली क्या थी? विविधता का उत्पादन करना। सेकंड थी चयन करना। फिर थी मूल्यांकन, गुणन और वितरण। इन सभी प्रक्रियाओं को अपने इस लेसन में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने डिटेल में पढ़ेंगे ग्राम्यन के बारे में या डोमेस्टिकेशन के बारे में। तो अभी अपने ग्राम्यन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्राम्यन क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। कि मनुष्य के द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। अब अपने पढ़ते हैं कि ग्राम्यन के लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या होता है? विसरण। कि जो विसरण है मतलब पौधों से जो फलियां या बीज जड़ते हैं उस विसरण की दर कम हो जाती है। तो ये अपने को फ़ायदा हो जाएगा कि जो फलियां हैं या बीज हैं वो जड़ना बंद हो जाएंगी। एंड सेकंड है जो फसल है वो जल्दी पककर तैयार हो जाती है। तो ग्राम्यन के दो लाभ हैं। पहला है विसरण कम हो जाता है, मतलब जो फलियां हैं वो नहीं जड़ती। एंड सेकंड है जो फसल है वो जल्दी पककर तैयार हो जाती है। सेकंड अपने पढ़ेंगे ग्राम्यन के अंदर ही कि ग्राम्यन के दौरान चयन। कि ग्राम्यन क्या था कि ये मान लो एक जंगल है, इस जंगल के अंदर मान लो एक ही फसल की कई सारी किस्में लगी हुई हैं। इस प्रकार एक ही फसल की कई सारी किस्में हैं, तो इनका अपने चयन किस प्रकार करना है? तो चयन दो प्रकार है। सबसे पहला है प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन। मतलब ये फसलें या ये पौधे जंगल में खड़े हैं तो वहाँ पर वातावरण चेंज होगा, कभी ज़्यादा गर्मी होगी, ज़्यादा बरसात पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी होगी। तो जब वातावरण चेंज होता रहेगा तो उस वातावरण को जो पौधे सहन कर जाएंगे वो पौधे तो क्या रहेंगे? जिंदा रहेंगे। बाकी पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो इस प्रकार का जो चयन होता है उसे अपने क्या कहते हैं? प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन। कि जलवायु परिवर्तित होती रहेगी और उस जलवायु को जो पौधे सहन करेंगे वो तो जिंदा रहेंगे, बाकी पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम वर्ण या कृत्रिम चयन। मतलब जो मनुष्य के द्वारा खुद किया जाएगा। कि मान लो मनुष्य जंगल के अंदर गया, उस जंगल के अंदर 3 प्रकार के पौधे लगे हुए थे, मतलब एक ही फसल की 3 प्रकार की क्या थी? किस्में थी। तो मनुष्य देखेगा कि उसके फायदे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म कौन सी होगी, तो उस किस्म के पौधे को वो छांट कर अलग कर लेगा। बाकी जो पौधे थे उन पौधों को वो काट कर फेंक देगा। तो जो मनुष्य के द्वारा चयन किया जाता है उसे अपने क्या कहते हैं? कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो जो प्राकृतिक वर्ण है ये किसके द्वारा किया जाता है? प्रकृति के द्वारा। मतलब प्रकृति में जलवायु है वो चेंज होती रहेगी, तो उस जलवायु को जो पौधे सहन करेंगे वो जिंदा रहेंगे, बाकी पौधे मर जाएंगे। और कृत्रिम वर्ण क्या था कि जो खुद मनुष्य के द्वारा किया जाता है। कि मनुष्य अपने फायदे के लिए एक पौधे को सिलेक्ट कर लेगा और बाकी पौधों को उखाड़ कर फेंक देगा। ग्राम्यन के बाद सेकंड हेडिंग है जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म। तो इसकी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म क्या होता है? कि किसी भी फसल की प्रजातियों व उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित अनुवांशिक द्रव्य को अपने क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। कि कोई भी एक फसल है, उस फसल की जो प्रजातियां हैं, चाहे वो जंगली प्रजातियां हों चाहे वो कृषि प्रजातियां हों, मतलब जिसे कृषि के लिए बोया जाता है, उन सभी प्रजातियों में जो अनुवांशिक द्रव्य उपस्थित होता है उसे अपने क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। और इस जनन द्रव्य को जब अपने इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं? जनन द्रव्य संग्रह। तो इंडिया के अंदर इस जनन द्रव्य को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जनन द्रव्य को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो उस संस्था का नाम है NBPGR। ये कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यू दिल्ली के अंदर। तो NBPGR की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स एंड रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। इस संस्था के द्वारा जनन द्रव्य को इकट्ठा करने का काम किया जाता है। अब अपने कुछ किस्मों के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली किस्म है देसी किस्म। कि देसी किस्म अपने किसे कहते हैं? तो ऐसी किस्म जिसको वैज्ञानिकों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार नहीं किया जाता, मतलब उस किस्म को किसान के द्वारा खुद ही तैयार किया जाता है। कैसे? कि किसान के पास घर पे बीज पड़ा होता है, उस बीज को वो खेत में उगा देता है। नेक्स्ट साल क्या करता है, जो उससे उत्पादन मिलता है उसमें से फिर वो कुछ बीज को अपने पास घर पे रख लेता है और नेक्स्ट साल फिर उसे खेत में बो देता है। तो ऐसी किस्म को अपने
देसी किस्म कहते हैं, जिसे पादप प्रजनक के द्वारा या प्लांट ब्रीडर के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार नहीं किया जाता, किसान के द्वारा खुद ही तैयार किया जाता है, उसे अपने कहते हैं देसी किस्म। नेक्स्ट है पुरानी अप्रचलित किस्में, कि ऐसी किस्में जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया था और उनकी बुआई पहले की जाती थी, अब नहीं की जाती। तो ऐसी किस्मों को अपने क्या कहते हैं? पुरानी अप्रचलित किस्में, कि जिनकी बुआई पहले की जाती थी, अब नहीं की जाती। नेक्स्ट है खेती के उपयोग में आ रही किस्में। तो नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी किस्में जो वर्तमान समय में बोई जाती हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? खेती के उपयोग में आ रही किस्में। नेक्स्ट है प्रजनन लाइनें या ब्रीडिंग लाइंस, मतलब ऐसी किस्में जिनको वैज्ञानिकों के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया जाता है या योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाता है, उन किस्मों को अपने क्या कहते हैं? प्रजनन लाइनें या ब्रीडिंग लाइंस। नेक्स्ट है जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी। तो जैसा कि अपने ग्रामीण में पढ़ा था, ग्रामीण में अपने क्या पढ़ा था कि किसी भी अपने जंगली प्रजाति को मनुष्य के द्वारा खेती करने के लिए उगाया जाता है, उसे अपने क्या कहा था? ग्रामीण कहा था। कि मान लो जंगल के अंदर ये एक किस्म थी जिसे अपने नाम दे देते हैं जे मतलब जंगल, और इस किस्म को मनुष्य के द्वारा खेती करने के लिए उगाया जाता है, और अब अपने इस किस्म को नाम दे देते हैं J5। मतलब ये जो किस्म तैयार हुई है, ये किससे तैयार हुई है? एक जंगली किस्म से तैयार हुई है। कि पहले तो ये किस्म एक जंगल के अंदर थी, अपने आप ही ये उग जाती थी, अपने आप ही नष्ट हो जाती थी, फिर अपने आप ही जब मौसम आता था तो बीजों का अंकुरण होता था और पौधा तैयार हो जाता था। मतलब ना ही तो इसे मनुष्य के द्वारा काटा जाता था, ना ही इसे बोया जाता था, लेकिन मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए इसको उगाना शुरू कर दिया। तो जब जंगल के अंदर ये किस्म प्रेजेंट थी तो उसे अपने नाम दे दिया जे, और जब मनुष्य ने इसकी बुआई शुरू कर दी तो उसे अपने नाम दे दिया J5। तो ये जो J5 किस्म है, इस किस्म का जो जंगली प्रारूप है, ये कौन सा पौधा होगा? ये जो J है। तो जंगली प्रारूप क्या होता है? कि किसी फसल का जंगली प्रारूप वह प्रजाति होती है जिससे उस फसल को तैयार किया गया है। मतलब इस फसल का जंगली प्रारूप कौन होगा? ये वाला प्लांट। कि ये पौधा जंगल में था, मनुष्य आया, उसने इस पौधे को उगाना शुरू कर दिया, तो इस फसल का जो जंगली प्रारूप है वो कौन सा पौधा होगा? ये पौधा होगा। तो जंगली प्रारूप क्या होता है? कि किसी फसल का जंगली प्रारूप वह होता है जिससे उस फसल की उत्पत्ति होती है, उसे अपने क्या कहते हैं? जंगली प्रारूप कहते हैं। अब अपने समझते हैं कि जंगली संबंधी क्या होते हैं। तो यहाँ पर तो क्या था कि मनुष्य ने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया था, डायरेक्ट ही इसके बीज लिए और उसको उगाना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसमें वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ सुधार किया जाता है, मतलब ये फसल इस योग्य नहीं होती या ये किस्म इस योग्य नहीं होती कि सीधा ही उसे अपने खेत में उगा दें, तो जब इसमें सुधार करने आवश्यक होते हैं और सुधार करते समय जो बीच में किस्में आती हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? जंगली संबंधी। मतलब ये J था, ये J2 हो गया, ये J3 हो गया, ये वाले J4 हो गए, तो इन सभी को अपने को क्या कहेंगे? जंगली संबंधी। कि किसी भी किस्म के जैविक विकास में जो पूर्वज पौधे होते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं? उसके जंगली संबंधी कहते हैं। तो जंगली प्रारूप क्या होता है? जिससे किसी फसल की उत्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति इससे हुई थी, तो ये तो क्या होगा? जंगली प्रारूप। और जंगली संबंधी क्या होंगे? कि जैविक विकास में जो बीच में पौधे आते हैं, उसे अपने क्या कह देंगे? इसके जंगली संबंधी। नेक्स्ट आता है विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक। मतलब इसके अंदर ऐसी किस्में आएंगी जिन किस्मों को अपने उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब जो किस्में उत्परिवर्तन के द्वारा या जो अपने गुणसूत्रों के अंदर हेरफेर की थी, मतलब गुणसूत्र के अंदर अपने बाहरी जीन जोड़े थे, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा जो अपने किस्में तैयार की थी, उन सभी किस्मों को अपने क्या कहते हैं? विशिष्ट अनुवांशिक स्टॉक। नेक्स्ट हेडिंग आती है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। तो जनन द्रव्य अपने को पता था क्या था? कि कोई भी एक फसल है, उस फसल से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में जो अनुवांशिक द्रव्य है, उस अनुवांशिक द्रव्य को अपने क्या कहते हैं? उसका जनन द्रव्य। तो अब अपने पढ़ना है जनन द्रव्य का वर्गीकरण। तो जनन द्रव्य का वर्गीकरण अपने दो आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने ग्राम्यन के आधार पर, और दूसरा अपने पढ़ेंगे उत्पत्ति स्थान के आधार पर। तो ग्राम्यन के आधार पर भी ये दो प्रकार का है और उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी ये दो प्रकार का है। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं ग्राम्यन के आधार पर। तो ग्राम्यन के आधार पर है, पहले है कृष्य जनन द्रव्य।
कृष्य जनन द्रव्य का मतलब है कि ऐसा जनन द्रव्य जो उन प्रजातियों में पाया जाता है जिनकी मनुष्य के द्वारा खेती की जाती है, कि ऐसा जनन द्रव्य जो उन सभी प्रजातियों में पाया जाता है जिनकी मनुष्य के द्वारा सिर्फ खेती की जाती है। और जंगली जनन द्रव्य में कौन सा जनन द्रव्य आएगा, कि ऐसा जनन द्रव्य जो जंगली प्रजातियों में पाया जाता है, मतलब मनुष्य के द्वारा उनकी खेती नहीं की जाती। जिन प्रजातियों की मनुष्य के द्वारा खेती की जाती है उन प्रजातियों में जो जनन द्रव्य होता है उसे अपने कहते हैं कृष्य जनन द्रव्य। और जो जंगली प्रजातियां हैं उन जंगली प्रजातियों के अंदर जो जनन द्रव्य पाया जाता है उसे अपने कहते हैं जंगली जनन द्रव्य। नेक्स्ट है उत्पत्ति स्थान के आधार पर जनन द्रव्य। तो इसमें सबसे पहला है देशी जनन द्रव्य। तो देशी जनन द्रव्य का मतलब है कि जो अपने ही देश के अंदर जो सभी प्रजातियां पाई जाती हैं उन सभी प्रजातियों में जो जनन द्रव्य उपस्थित है उसे अपने कहेंगे देशी जनन द्रव्य। कि मान लो कपास है, कपास की अपने देश में जितनी भी किस्में या जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं उन सभी प्रजातियों में जो जनन द्रव्य है उसे अपने कहेंगे देशी जनन द्रव्य। और विदेशी जनन द्रव्य अपने किसे कहेंगे, जो विदेश के अंदर जो कपास की प्रजातियां पाई जाती हैं उन प्रजातियों में जो जनन द्रव्य पाया जाता है उसे अपने कहते हैं विदेशी जनन द्रव्य। नेक्स्ट हेडिंग है जीन कोश या जीन पूल। तो जीन कोश क्या होता है कि उन सभी प्रजातियों या विभेदों, विभेदों मतलब किस्मों, कि उन सभी प्रजातियों या किस्मों को जिनमें आपस में संकरण होता है या हो सकता है उनमें उपस्थित जीनों को या उनके विकल्पियों को अपने क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। मतलब अपने पास ये कुछ प्रजातियां हैं इस प्रकार। इन प्रजातियों में से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें आपस में संकरण होता है या हो सकता है। ये वो प्रजातियां या किस्में हैं जिनमें आपस में संकरण होता है या हो सकता है। इन सभी प्रजातियों में जो जीन पाए जाएंगे या जीन से संबंधित जो भी संरचनाएं पाई जाएंगी उन सभी को अपने क्या कहेंगे, जीन कोश कहेंगे। मतलब जिन प्रजातियों में संकरण होता है या हो सकता है उन सभी प्रजातियों में जो जीन पाए जाते हैं या जीन के विकल्पी पाए जाते हैं उनको अपने क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। तो ये जीन कोश 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक जीन कोश। तो इसमें वे प्रजातियां आती हैं जिनमें आसानी से संकरण हो जाता है। मतलब ये 2 प्रजातियां हैं, ये प्रजाति फर्स्ट और प्रजाति सेकंड। इनमें आसानी से संकरण हो गया और संकरण होने से जो नए पौधे बने वो पौधे भी क्या हैं, उर्वर हैं। मतलब उनके अंदर अंकुरण की क्षमता है। मतलब जो नए पौधे बनेंगे P1 P2 ये पौधे क्या होंगे, उर्वर होंगे। तो वे सभी प्रजातियां जिनमें आसानी से संकरण होता है और उनके जो संकर होते हैं वो भी क्या होते हैं, उर्वर होते हैं। उन प्रजातियों को अपने क्या कहते हैं, प्राथमिक जीन कोश। दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि प्राथमिक जीन कोश के अंदर कौन सी प्रजातियां आती हैं, कि वे सभी प्रजातियां जिनमें आसानी से संकरण होता है और संकरण होने से जो पौधे बनते हैं वो पौधे भी क्या होंगे, उर्वर होंगे। मतलब फर्टाइल होंगे, उनके अंदर अंकुरण की क्षमता होगी। उन सभी प्रजातियों को अपने किस में रखते हैं, प्राथमिक जीन कोश के अंदर। फिर आता है द्वितीयक जीन कोश। कि द्वितीयक जीन कोश के अंदर कौन सी प्रजातियां आती हैं, इसमें वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ। प्राथमिक जीन कोश में कौन कौन से सदस्य थे, P1 और P2। तो इसमें कौन सी प्रजातियां आएंगी, कि वे प्रजातियां जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ कठिनाई से होता है। मतलब हो जाता है लेकिन आसानी से नहीं होता, कठिनाई से होता है। और इनसे प्राप्त F1 संकर, मतलब जो F1 पीढ़ी के पौधे होंगे वो क्या होंगे, बंध्य होते हैं। जो प्लांट होगा उस प्लांट में जो फ्लावर पाए जाएंगे उन फूलों से बीजों का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, बंध्य हैं। तो या तो वो क्या होंगे, या तो बंध्य होंगे या क्या होंगे, आंशिक उर्वर होंगे। मतलब उर्वर नहीं होंगे, आंशिक उर्वर होंगे, कम चांस होंगे उनके। तो द्वितीयक जीन कोश के अंदर कौन सी प्रजातियां आती हैं, द्वितीयक जीन कोश के अंदर वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के जो सदस्य थे, प्राथमिक जीन कोश के कौन से सदस्य थे, P1 और P2। कि द्वितीयक जीन कोश के अंदर वे प्रजातियां आती हैं जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ कठिनाई से होता है और इनके जो F1 पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, बंध्य होते हैं या आंशिक उर्वर होते हैं। और लास्ट है तृतीयक जीन कोश। तो इसमें वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिन होता है और इनसे प्राप्त संकर पौधे, मतलब जो F1 पौधे हैं वो क्या होंगे, बंध्य होंगे। तो अपने द्वितीयक जीन कोश में क्या पढ़ा था,
ये जो संकर पौधे थे वो क्या थे, या तो बंध्य थे या क्या थे, आंशिक उर्वर थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ बंध्य ही होंगे। तो तृतीयक जीन कोश के अंदर कौन सी प्रजातियाँ आती हैं, वे सभी प्रजातियाँ आती हैं जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोश के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाई से होता है, और इनसे जो F1 पौधे प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं, बंध्य होते हैं, उर्वर नहीं होते। तो यहाँ पर अपना जो जीन कोश था वो जीन कोश कंप्लीट हो गया। जीन कोश क्या था कि वे सभी प्रजातियाँ या किस्में जिनमें आपस में संकरण होता है या हो सकता है, उनमें उपस्थित जीनों को अपने क्या कहते हैं, जीन कोश कहते हैं। और ये 3 प्रकार का था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जनन द्रव्य संरक्षण। तो जनन द्रव्य की परिभाषा अपने पढ़ ली थी कि कोई भी फसल है, उस फसल से संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं, उन सभी प्रजातियों में जो अनुवांशिक द्रव्य होता है, उस अनुवांशिक द्रव्य को अपने कहते हैं जनन द्रव्य। और उस जनन द्रव्य को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह। और उस जनन द्रव्य को संभाल कर रखना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संरक्षण। मतलब जनन द्रव्य संरक्षण क्या होता है कि जनन द्रव्य संरक्षण को ऐसी स्थिति में रखना जहां पर वो नष्ट ना हो, उसे अपने क्या कहेंगे, जनन द्रव्य संरक्षण। तो जनन द्रव्य संरक्षण की 2 विधियां हैं। पहली है स्वस्थान संरक्षण और दूसरी है बाह्य स्थान संरक्षण। तो स्वस्थान संरक्षण का मतलब है कि जनन द्रव्य को ऐसी जगह पर रखना जहां पर वो उगता है, मतलब प्राकृतिक अवस्थाओं में। मतलब जब जनन द्रव्य को उसी स्थान पर रखा जाता है जहां पर वो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, स्वस्थान संरक्षण। और दूसरा है बाह्य स्थान संरक्षण। मतलब जब जनन द्रव्य को प्राकृतिक आवास से दूर किसी लैब के अंदर या किसी बाहरी स्थानों में सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, बाह्य स्थान संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण के बाद हेडिंग आती है जनन द्रव्य संग्रह। तो जैसे अपने पहले पढ़ा था कि जनन द्रव्य संग्रह क्या होता है कि जनन द्रव्य को इकट्ठा करना। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जनन द्रव्य को इकट्ठा करने का काम कौन करता है, NBPGR। ये जो NBPGR है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इस जनन द्रव्य संग्रह के अंदर कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। इस जनन द्रव्य संरक्षण के अंदर कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। जैसे सबसे पहला है संग्रह, कि मतलब जो जनन द्रव्य है उसको इकट्ठा किया जाएगा। सेकंड है संरक्षण, मतलब उस जनन द्रव्य को अपने संभाल कर रखेंगे कि वो नष्ट ना हो। थर्ड है मूल्यांकन, कि जो अपने जनन द्रव्य इकट्ठा किया है उसका अपने मूल्यांकन करेंगे कि उस जनन द्रव्य से आवश्यकता पड़ने पर अपने नया प्लांट तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आता है सूचीबद्धन। तो सूचीबद्धन का मतलब होता है कि जो जनन द्रव्य है, मान लो ये एक जनन द्रव्य है, इस जनन द्रव्य के साथ अपने एक टैग लगा देते हैं और उस टैग पर अपने सारा कुछ लिख देते हैं कि इस जनन द्रव्य को अपने इस जगह से इकट्ठा किया है, इस तारीख को इकट्ठा किया है, जिस वैज्ञानिक ने इसे संभाल कर रखा है उसका ये नाम है, इतने सालों तक इसे अपने संभाल कर रख सकते हैं, इस प्लांट का ये नाम है, इसकी ये वैरायटी है, इसकी ये स्पीसीज है। तो उस पर सारा कुछ लिख दिया जाता है। उस प्रक्रिया को अपने कहते हैं सूचीबद्धन। नेक्स्ट आता है गुणन और वितरण। और जब आवश्यकता पड़ेगी कि अपने को इस जनन द्रव्य से नए प्लांट को तैयार करना है, तो उसके बीजों से या जो भी अपने पास जनन द्रव्य है उसका अपने गुणन करेंगे, मतलब उसकी अपने संख्या को बढ़ाएंगे और उसका किसानों के अंदर वितरण कर देंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा, उपयोग, मतलब जो किसान है वो उसको अपने खेतों में बोएंगे और उसका उपयोग में ले लेंगे। तो ये प्रक्रियाएं थी। इसमें सबसे पहला संग्रह था कि जनन द्रव्य को इकट्ठा करना, फिर संरक्षण था कि जनन द्रव्य खराब ना हो, फिर मूल्यांकन था कि जो अपने पास जनन द्रव्य है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए कि जब अपने को आवश्यकता हो उससे नया प्लांट अपने तैयार कर सकें। और फिर था सूचीबद्धन कि उस जनन द्रव्य के साथ अपने एक टैग लगा देते हैं, उस पर सारा कुछ अपने अंकित कर देते हैं कि इसे अपने कहाँ से इकट्ठा किया है, कितने सालों तक ये सुरक्षित रहेगा, और भी बहुत सारी जानकारी जो आवश्यक जानकारी है वो अपने इसके साथ लगा देते हैं। और फिर था गुणन और वितरण कि जब आवश्यकता होती है तो उस जनन द्रव्य से अपने नए प्लांट तैयार करते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते हैं और किसानों के अंदर बांट देते हैं। और लास्ट में है उपयोग, और किसानों के द्वारा उसको खेतों में बोया जाता है और उपयोग में ले लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है पादप पुनर्स्थापन या प्लांट इंट्रोडक्शन। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है कि ऐसी जगह पर किसी वैरायटी को उगाना जहां पर वो पहले नहीं उगाई जाती थी, कि दूसरी जगह पर वो वैरायटी उगाई जाती है और उस जगह से अपने वैरायटी को लाएंगे
और ऐसी जगह पर अपने उगाएंगे जहाँ पर वो वैरायटी पहले नहीं उगाई जाती थी, तो उसे अपने क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन। फिर इसमें हेडिंग आती है अनुकूलन, कि अनुकूलन क्या होता है कि मान लो ये कोई वैरायटी है जो हिमाचल के अंदर उगाई जाती थी और अपने इसे लाकर राजस्थान में बोया है, और राजस्थान के अंदर जलवायु अलग है और हिमाचल के अंदर जलवायु क्या थी, अलग थी। तो धीरे धीरे ये जो वैरायटी है या ये जो किस्म है ये राजस्थान की जलवायु के प्रति क्या होगी, अनुकूल होगी, और इसी प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। जैसे अपने नर्सरी से कोई भी पौधा अपने घर पर लेके आते हैं तो वो 5-7 दिनों में अपने घर का जो एनवायरनमेंट है या घर की जो जलवायु है उस जलवायु के प्रति वो क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, तो उसे अपने क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। तो ये जो पादप पुनर्स्थापन है ये 2 प्रकार का है, पहला है प्राथमिक पुनर्स्थापन और दूसरा है द्वितीयक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन होता है कि बाहर से अपने कोई किस्म लेके आए हैं, इस किस्म में अपने कोई भी चेंज नहीं किया, जैसी किस्म ये यहाँ पर थी हिमाचल के अंदर थी वैसी किस्म ही अपने राजस्थान में लाकर बो दी, कि वो इस जलवायु के प्रति क्या होगी, अनुकूल होगी, इस किस्म में अपने को कोई भी चेंज नहीं लाना पड़ा, तो उसे अपने क्या कहेंगे, प्राथमिक पुनर्स्थापन। और द्वितीयक पुनर्स्थापन क्या होता है कि जो अपने बाहर से वैरायटी लेके आए हैं ये वैरायटी इस जलवायु के प्रति अनुकूल नहीं हो रही, तो अपने क्या करेंगे कि बाहर से जो अपने वैरायटी लेके आए हैं, मान लो ये जो बाहर से अपने एक वैरायटी लेके आए हैं HP, इस HP वैरायटी का अपने जो राजस्थान की जो लोकल वैरायटी है, जो राजस्थान की लोकल वैरायटी या लोकल किस्म है उसके साथ अपने क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और इन दोनों के क्रॉस से या दोनों के संकरण से जो एक नई वैरायटी तैयार होगी, जो नई वैरायटी तैयार होगी उस वैरायटी को अपने क्या कहते हैं, द्वितीयक पुनर्स्थापन। जो नई वैरायटी तैयार हुई है उस नई वैरायटी को अपने अपने क्षेत्र में उगाएंगे या बोएंगे, और इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, द्वितीयक पुनर्स्थापन। मतलब जब अपने किसी किस्म को बाहर से लाते हैं और उसमें कोई भी चेंज नहीं करते, सीधा का सीधा लाकर अपने उसे यहाँ पर अपने बो देते हैं, तो उसे अपने क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन। लेकिन जब जो बाहर वाली वैरायटी है वो अपनी जलवायु के प्रति अनुकूल नहीं हो पाती, तो उस किस्म का अपने अपने क्षेत्र की लोकल किस्म के साथ अपने क्रॉस करवाते हैं, और दोनों के क्रॉस करवाने से जो नई किस्म तैयार हुई है उस नई किस्म को अपने जो अपना लोकल क्षेत्र है वहाँ पर अपने ग्रो करवाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, द्वितीयक पुनर्स्थापन। नेक्स्ट हेडिंग आती है कि पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रियाएं, कि अपने जो बाहर से वैरायटी लाते हैं उगाते हैं इसमें कौन कौन सी क्रियाएं या प्रक्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहला है अर्जन, कि बाहरी क्षेत्र से, दूसरे राज्य से या दूसरे देश से किसी वैरायटी को मंगाया जाता है और उस मंगाने के प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, अर्जन। नेक्स्ट आता है संगरोध। संगरोध का मतलब है कि जो बाहरी राज्य से या बाहरी देश से जो भी किस्म या जो भी वैरायटी, जो भी फसल आई है उसकी चेकिंग की जाती है कि उसके साथ कोई भी दूसरा खरपतवार ना हो या उस किस्म में किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। इस सभी चीज़ों को सुनिश्चित करना के साथ कोई खरपतवार तो नहीं आ गया, कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई, इन सभी की चेकिंग करना क्या कहलाता है, क्वारंटाइन या संगरोध। नेक्स्ट आता है सूचीबंधन, कि सूचीबंधन क्या होता है कि जो अपने बाहरी राज्य से या बाहरी देश से जो अपने वैरायटी मंगाई है उस वैरायटी के साथ जो भी ब्यूरो होता है या संस्था होती है वो एक टैग लगा देती है, और उस टैग में लिख दिया जाता है कि ये फसल यहाँ से मंगाई गई है, इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है या उद्गम केंद्र है वो ये देश है, ये किस्म इस प्रकार की जलवायु में उगती है और इस किस्म के लक्षण इस प्रकार के हैं। जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं उन सभी आवश्यक चीज़ों को इस किस्म के साथ लगा दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, कैटलॉगिंग या सूचीबद्धन। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन। तो फिर मूल्यांकन वही बात है कि जो अपने बाहर से अपने कोई भी वैरायटी या फसल लेके आए हैं, मतलब ये एक ब्यूरो है, इस ब्यूरो ने बाहर से कोई भी एक वैरायटी को मंगवाया है, तो ये ब्यूरो क्या करेगा, अपने अंडर जो भी उसके अंडर 4 सेंटर हैं या जितने भी सेंटर हैं उन सभी के पास उस वैरायटी को भेज देगा और वहाँ पर उस वैरायटी को उगाया जाएगा और देखा जाएगा कि वो वैरायटी कौन से क्षेत्र में सबसे उत्तम होती है, और जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा उत्तम होती है उस क्षेत्र के अंदर उस वैरायटी को बोया जाता है। तो इसे अपने क्या कहते हैं, मूल्यांकन। कि मूल्यांकन हो गया कि वो वैरायटी किस क्षेत्र में या किस जलवायु में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। और लास्ट में आता है गुणन और वितरण। तो जहाँ पर उस वैरायटी का रिजल्ट अच्छा था उस एरिया में उस वैरायटी के बीजों का गुणन किया जाता है और किसानों के अंदर उसे बांट दिया जाता है। नेक्स्ट आता है पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियाँ, कि पादप पुनर्स्थापन के द्वारा अपने बाहर से कौन कौन सी नई फसलें या नई नई
किस्में मंगवाई हैं। तो सबसे पहले फसलें हैं जैसे आलू, मक्का, मूंगफली, अरहर, मटर, टमाटर। तो ये सभी फसलें पादप पुनर्स्थापन के द्वारा प्राप्त की गई हैं। और उसी प्रकार जैसे किस्में हैं, धान की कौन कौन सी किस्में प्राप्त की हैं? TN1, IR8, IR28 और IR36। उसी प्रकार गेहूं की किस्में हैं कि रिडले, लरमा रोहो और सोनारा 64। तो ये कुछ पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट आता है पादप पुनर्स्थापन के लाभ। तो सबसे पहला है कि इसके द्वारा नई फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। कि पादप पुनर्स्थापन में अपने करना क्या है कि बाहरी क्षेत्र से अपने को नई किस्म मंगवानी है, मतलब अपने खुद कोई भी मेहनत नहीं कर रही। तो ये इसका एक लाभ है कि अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और अपने को एक नई फसल या नई किस्म प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहला लाभ क्या है कि इसके द्वारा अपने नई फसलें प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि पुनर्स्थापन के द्वारा बिना चयन किए या बिना संकरण किए नई उन्नत किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब वही बात कि अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना ही तो अपने को किसी प्रकार का चयन करना पड़ा कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा, ना ही अपने को कोई संकरण करवाना पड़ा। अपने को पता था कि ये किस्म बेस्ट है, उस किस्म को अपने बाहरी देश से या बाहरी राज्य से अपने मंगवा लेते हैं। तीसरा पॉइंट है कि फसलों को नए रोग व कीट मुक्त क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करके उनकी रोगों व कीटों से रक्षा की जा सकती है। मतलब कोई दो ऐसे स्टेट हैं या दो ऐसी कंट्री हैं जहाँ की जलवायु लगभग सेम है और एक कंट्री के अंदर एक ऐसी किस्म है जो बहुत ही अच्छी किस्म है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इस पर बीमारियाँ और कीट, मतलब इस क्षेत्र के अंदर इस फसल पर ज़्यादा बीमारियाँ आनी शुरू होगी और ज़्यादा कीट हैं वो आने शुरू हो गए। तो अपने क्या करेंगे, इस किस्म को अपने यहाँ से निकाल कर दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट में अपने ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में अभी इस फसल से संबंधित कोई भी ऐसे कीट या ऐसी कोई रोग नहीं है जो इस फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये अपने को फ़ायदा हो जाता है। और लास्ट में है कि वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यक पादप प्रजातियां प्राप्त की जा सकती हैं। कि वैज्ञानिकों ने किसी किस्म पर एक्सपेरिमेंट करना है तो वो किस्म अपने डायरेक्ट ही बाहर से मंगवा लेते हैं। नेक्स्ट आता है पादप पुनर्स्थापन के दोष। तो दोष इसमें क्या है कि अपने जो बाहर से नई किस्में या फसलें मंगवाई हैं उनके साथ नए खरपतवार आ सकते हैं। दूसरा क्या है कि नई बीमारियां आ सकती हैं, मतलब नए रोगों के रोगजनक भी उन फसलों या किस्मों के साथ आ सकते हैं। पहला क्या था कि खरपतवार आ सकते हैं उनके साथ। दूसरा क्या था कि नए रोग जो अपने देश में या अपने राज्य में नहीं है और अपने जो बाहर से किस्म मंगवा रहे हैं उस किस्म के साथ नए रोग या उस रोग से संबंधित जो रोगजनक हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो अपने क्षेत्र में आ सकते हैं। और तीसरा क्या है कि पुनर्स्थापित प्रजातियां हैं वो अनिष्टकारी खरपतवार के रूप में फैल जाती हैं। कि कई बार क्या होता है कि अपने बाहर से जो किस्म मंगवाई है वो किस्म अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है एक खरपतवार के रूप में। जैसे अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं जलकुंभी का। नेक्स्ट हेडिंग आती है पुनरुत्पादन या रीजनरेशन। तो पुनरुत्पादन क्या होता है कि किसी किस्म के बीजों को, कि मान लो ये किस्म है, किस्म के बीज हैं, इनके बीजों को अपने खेत में उगाएंगे। खेत में उगा दिया, खेत में उगाने से क्या होगा, इन बीजों से अपने को नए पौधे प्राप्त होंगे और इन पौधों पर क्या लगेंगे, दोबारा फिर बीज लगेंगे। तो इसी प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। कि किसी किस्म के बीजों को खेत में उगाने, यहाँ पर अपने खेत में उगाया था, और इन पौधों से प्राप्त नए बीजों को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे अपने क्या कहते हैं, पुनरुत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अनुवांशिक अपर्दन। अनुवांशिक अपर्दन क्या होता है कि जो कृषि प्रारूप हैं या जंगली प्रारूप हैं। कृषि प्रारूप मतलब जिनकी खेती की जाती है और जंगली संबंधी मतलब जो जंगल में पाए जाते हैं। तो उनमें जो विविधता पाई जाती है, जो उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं, जब उनमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है तो उसे अपने क्या कहते हैं, अनुवांशिक अपर्दन। कि कृषि प्रारूपों व उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी होने को अपने अनुवांशिक अपर्दन कहते हैं।